हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल शिक्षा विद कमोद सर। दोस्तों, मैं कमोद यादव और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का गणित, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। क्योंकि चैप्टर का नाम ही है वास्तविक संख्या, तो इसे समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और किसी भी संख्या को हम लोग संख्या पद्धति के अंतर्गत पढ़ते हैं। संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। और संख्या पद्धति में कुल 10 अंक होते हैं, जो कि 0 से लेकर के 9 तक के होते हैं। मतलब 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 होता है। यही टोटल आपके अंक होते हैं इस पूरे संख्या पद्धति के अंतर्गत। अब अंकों के सार्थक समूह से आपकी संख्या बनती है और वास्तविक संख्याएं इसी संख्या के अंतर्गत आता है। मतलब वास्तविक संख्या को 2 भागों में बांटा गया। संख्या को 2 भागों में बांटा गया। एक आपकी होती है इसमें से वास्तविक संख्या, रियल नंबर। और दूसरा आपका होता है काल्पनिक संख्या। इमेजिन नंबर होता है। संख्या पद्धति में कुल 10 अंक होते हैं और अंकों के सार्थक समूह से संख्या बनती है। और संख्या को 2 भागों में बांटा गया, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर, काल्पनिक संख्या मतलब इमेजिन नंबर। और देखिए, क्योंकि वास्तविक संख्या बहुत बड़ी होती हैं और समझना भी हमको वास्तविक संख्या है, तो वास्तविक संख्या को न समझकर सबसे पहले हम लोग समझेंगे काल्पनिक संख्या को। क्योंकि संख्या के 2 ही भाग होते हैं, एक आपका होता है वास्तविक संख्या और दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। यदि काल्पनिक संख्या क्लियर हो जाएगी तो वास्तविक संख्या तो अपने आप आ जाएगा समझ में। तो काल्पनिक संख्या का क्या होता है, देखिए इसके लिए दिया गया i बराबर √-1। i बराबर √-1 यानी काल्पनिक संख्या का प्रतीक चिन्ह होता है i बराबर √-1। मतलब ऐसी सभी संख्याएं अंक जिसका रूट में गुणांक -1 हो, वो सभी की सभी संख्याएं काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। और उन सभी संख्याओं को छोड़कर जितनी भी संख्याएं बचेंगी वो सभी की सभी संख्याएं आपकी वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी, रियल नंबर कहलाएंगी। तो देखिए i बराबर √-1 को समझेंगे हम लोग कि होता क्या है, इसका मतलब क्या है, क्यों दिया गया ये i बराबर √-1। तो i बराबर √-1 का मतलब है क्या, जैसे मान लीजिए कि √में -4 दे दिया, इसे √में -4 दे दिया। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि ये माइनस जो है √-4 ये वास्तविक संख्या है या काल्पनिक संख्या है, वास्तविक संख्या है या काल्पनिक संख्या है। तो काल्पनिक संख्या का जो थ्योरम दिया गया है कि i बराबर √-1, तो इसी के मदद से हम लोग सेट करेंगे इसको, उसके बाद बताएंगे कि क्या ये वास्तविक संख्या है या काल्पनिक संख्या है। तो देखिए i बराबर √-1 का मतलब ये होता है कि अंडर में कोई भी संख्या का गुणांक यदि -1 है तो वो सभी संख्याएं काल्पनिक संख्याएं कहलाएंगी। और कोई भी अंक होता है जिससे 5 होता है तो इसको हम लोग 5 × 1 लिख सकते हैं, एकदम आसानी से लिख सकते हैं। 2 है तो 2 को भी हम लोग 2 × 1 लिख सकते हैं। मतलब गुणांक में एक तो हम किसी भी संख्या का बना सकते हैं। और ये भी हमको पता है कि जब किसी धनात्मक संख्या का गुणा किसी ऋणात्मक संख्या के साथ कराया जाता है तो उसका वैल्यू हमेशा ऋणात्मक मिलता है। कहने का मतलब जैसे रूट में -4 है तो -4 का यदि गुणा हम करा देंगे 1 में तब भी -4 मिलेगा, या तो 4 का गुणा करा देंगे -1 में तब भी इसका गुणा क्या मिलेगा, -4 ही मिलेगा। और ये रूट है, रूट लगाओगे तो आप रूट लगाते जाइए, रूट से कोई मतलब है नहीं यहाँ पे भी। मतलब -4 को लिखने का जो हमारा तरीका बनेगा, -4 को लिखने का जो तरीका हमारा बनेगा,
ये 4 गुणे -1 हो सकता है, हो सकता है ना। देखिए तो रूट में -4 को हम लोग लिखेंगे 4 गुणे -1। अब देखिए परिभाषा यही ना कहता है कि आई बराबर अंडर -1 होना चाहिए, मतलब किसी भी संख्या का गुणांक यदि -1 है तो वो संख्या काल्पनिक संख्या होगी। तो बताइए 4 का गुणांक क्या है -1, मतलब -4 क्या है, तो -4 आपका है क्या, काल्पनिक संख्या है। ऐसे ही कोई भी लिखेंगे, हम कोई भी लिखेंगे संख्या, जैसे देखिए करने में -5 काल्पनिक संख्या, करने में -2 काल्पनिक संख्या, करने में -16 काल्पनिक संख्या, मतलब कोई भी ऐसी संख्या जो रूट में हो और माइनस उसके साथ, वो सभी की सभी संख्या आपकी काल्पनिक संख्या इमेजिन नंबर कहलाएंगी। और इसके अलावा कोई भी ऐसी संख्या जो रूट में माइनस के साथ में जुड़ी हुई हो, वो सभी की सभी संख्या वास्तविक संख्या कहलाएंगी। जैसे कि रूट में दे दिया गया 2, अब मेरे भाई बताओ ये रूट में 2 क्या है, काल्पनिक संख्या है या वास्तविक संख्या है, तो मेरे भाई ये है वास्तविक संख्या, क्योंकि इसके साथ माइनस नहीं लगा, माइनस नहीं लगा। चलिए तो काल्पनिक संख्या क्लियर हुआ और काल्पनिक संख्या के साथ साथ वास्तविक संख्या भी क्लियर हुई। अब आगे चल करके इसी संख्या पद्धति में वास्तविक संख्याओं को 2 भागों में बांटा गया, इसी क्रम और बढ़ते 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 जो है कि वास्तविक संख्याओं की शाखाएं चलती गई और काल्पनिक संख्याओं को यहीं पे ब्रेक कर दिया गया। तो चलिए हम समझ ही लेते हैं एक बार वास्तविक संख्या को। समझेंगे हम लोग वास्तविक संख्या को, होता क्या है आपका वास्तविक संख्या, कैसे चलती हैं इसकी शाखाएं। काल्पनिक संख्याएं समझे, काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर जितनी संख्याएं बची सभी वास्तविक संख्या बची। अब देखिए इसी वास्तविक संख्या को 2 भागों में बांटा गया, इसी वास्तविक संख्या को 2 भागों में पुनः बांटा गया और इसी का पहला जो भाग होता है, वो होती है परिमेय संख्या और दूसरा वाला जो होता है वो होता है अपरिमेय संख्या। तो देखिए पहला आपका होता है परिमेय संख्या, आगे चल करके परिमेय और अपरिमेय चैप्टर आपको पढ़ना है, वहाँ पे परिमेय और अपरिमेय को सही से समझा जाएगा। अभी बस परिचय देखिए आप कैसे बढ़ते हैं, ये कैसे निकले हैं, ये किसकी शाखाएं हैं, ये अगर परिमेय है तो कहाँ से है। देखिए तो पहला आपका होता है परिमेय संख्या और दूसरा आपका होता है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्याओं को वही 2 भागों में बांटा गया, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। इसका मतलब यह हुआ कि जितनी भी परिमेय संख्या होंगी वास्तविक संख्या होंगी, जितनी भी अपरिमेय संख्या होंगी वास्तविक संख्या होंगी। काल्पनिक संख्या को तो वहीं पे ब्रेक कर दिया गया, अब हमको पढ़ना ही है वास्तविक संख्या और वास्तविक संख्याओं का ही ब्रांच चलेगा नीचे तक। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या को आपको आगे वाला चैप्टर में पढ़ना है, वहाँ पे इसका जो कि परिभाषा सहित उदाहरण सहित हम लोग समझेंगे। पहले देखते चलिए और फिर पुनः परिमेय संख्या को 2 भागों में बांटा गया और इसका जो एक शाखा चला वो होता पूर्णांक। परिमेय संख्या को 2 भागों में बांटा गया तो आपका एक निकला यहाँ से पूर्णांक और जो दूसरा वाला निकला ये निकला भिन्न, भिन्न निकला या दशमलव, भिन्न कहिए या दशमलव, भिन्न या दशमलव। इधर वाले भाग को देखिए छोड़ता जा रहा है, छोड़ता जा रहा है। परिमेय संख्याओं का ही शाखा आगे बढ़ रही है और परिमेय संख्या यहीं पे ब्रेक हो गया है। अब देखिए अब पूर्णांक को पुनः 3 भागों में बांटा गया, ये नंबर सिस्टम का पूरा सीरीज है। तो पूर्णांक संख्या को 3 भागों में बांटा गया तो इसमें से आपका एक निकला ऋण पूर्णांक, इसमें से एक निकला ऋण पूर्णांक और बीच वाला निकला शून्य पूर्णांक, बीच वाला निकला शून्य पूर्णांक और जो लास्ट वाला आपका आया ये आ गया धन पूर्णांक, धन पूर्णांक। पिछली कक्षाओं में भी आप लोग पढ़े होंगे संख्या रेखा, और संख्या रेखा पर उसका मध्य बिंदु शून्य लिया जाता था, वही आपका ये शून्य पूर्णांक होता था। और उसके अलावा बाएं साइड में जाने पर आपको ऋण पूर्णांक यानी कि ऋणात्मक संख्या मिलती थी, दाएं साइड में जाने पर आपको धनात्मक संख्या यानी कि धन पूर्णांक मिलता था। ये सभी वही चीज हैं,
जिनको कि पूर्णांक बोला जाता है, और पूर्णांक के अंतर्गत ये तीनों चीज आते हैं, और ये पूर्णांक भाग होता है आपका परिमेय संख्या का। अब देखिए ऋण पूर्णांक मतलब ऐसी संख्याएं जो ऋणात्मक में हो, -1 -2 -3 ऐसे करके। शून्य पूर्णांक में कहीं आपका आता है ये 0, और धन पूर्णांक होता है। धन पूर्णांक का मतलब कि 0 से राइट साइड में जितने भी आगे बढ़ेंगे, मतलब कि गिनती की जितनी संख्याएं होती हैं, गिनती की जितनी संख्याएं होती हैं वो सभी की सभी संख्याएं धन पूर्णांक होती हैं। अब देखिए प्राकृतिक संख्याओं का भी यही परिभाषा होता है कि एक व एक से बड़ी सभी ऐसी गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। मतलब यहाँ से परिभाषा तो यही ना निकला कि जो धन पूर्णांक है वही आपका क्या है, जो धन पूर्णांक है वही आपका है प्राकृतिक संख्या। धन पूर्णांक ही है प्राकृतिक संख्या। और धन पूर्णांक की शुरुआत कहाँ से होती है, तो 1 से लेकर के 2 जहाँ तक आप बढ़िए, जहाँ तक जाइए मिलेगा ये प्राकृतिक संख्या धन पूर्णांक। ठीक है। आज देखिए धन पूर्णांक को पुनः बांटा गया कितने भागों में, 4 भागों में। धन पूर्णांक को पुनः 4 भागों में बांटा गया। धन पूर्णांक को पुनः 4 भागों में बांटा गया। दिक्कतें होंगी, नोट करना होगा, वीडियो को रोकिए और लिख लीजिए। देखिए धन पूर्णांक यानी कि प्राकृतिक संख्या, धन पूर्णांक यानी कि प्राकृतिक संख्या। पहले भी बता चुके हैं कि धन पूर्णांक यानी प्राकृतिक संख्या को पुनः 4 भागों में बांटा गया। और वो चारों भाग हैं क्या, देखिए पहला आपका होता है सम संख्या, पहला होता है सम संख्या, दूसरी होती है विषम संख्या, दूसरा होता है विषम संख्या, और तीसरा होता है भाज्य संख्या, और चौथा होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या धन पूर्णांक के यही चारों भाग हैं, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। अब देखिए ये किसके भाग हैं, धन पूर्णांक। और धन पूर्णांक शुरू कहाँ से होता है, तो 1 से लेकर के ऐसे 2 2 3 4, 1 से शुरुआत होती है धन पूर्णांक की। प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत होती है 1 से, मतलब इससे नीचे अगर इस साइड में आएंगे तो 0 मिलेगा, 0 से जाएंगे तो -1 -2 -3 ऐसे करके मिलेगा। और ये सम संख्या विषम संख्या किसका भाग है, धन पूर्णांक का। तो धन पूर्णांक का है मतलब सम विषम भाज्य और अभाज्य में क्या 0 और माइनस की सभी संख्याओं से कोई मतलब है क्या, नहीं है। परिभाषा में हम लोग यही पढ़ते आते हैं कि वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए वे सभी की सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। थोड़ा एक नजर दीजिए, जैसे 4 है, 4 अगर कोई भी आपसे पूछेगा कि बताइए 4 क्या है, तो आप तुरंत बताओगे कि 4 जो है कि सम संख्या है। पूछेगा क्यों, तुरंत आपका जवाब आएगा क्योंकि ये 2 से पूर्णतः विभाजित है। 4 में अगर 2 से हम भाग करेंगे तो ये संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी, मतलब कि 4 जो है वो सम संख्या है। चलिए इसी के साथ यदि आपसे पूछ दिया -4 क्या है, बिना सोचे आप तुरंत कहोगे कि ये भी सम संख्या है। माइनस प्लस से क्या होता है, 4 कट तो रहा है 2 से, तुरंत आप कटाओगे, कहोगे कि -4 भी सम संख्या है क्योंकि 2 से पूर्णतः विभाजित है। अब बताइए, आप यही बताओ कि क्या 4 और -4 में कोई अंतर नहीं, अगर अंतर है तो क्या। और परिभाषा तो ये नहीं कहता है कि 2 से पूर्णतः विभाजित है, तो 2 से जब पूर्णतः विभाजित है तो क्या ये दोनों संख्याएं सम हैं या नहीं है। सोचिए, मैथ का कंसेप्ट है ये सब, और कंसेप्ट को समझना भी बहुत जरूरी होता है। तो देखिए हम पहले ही बता चुके हैं कि जो सम संख्या है, विषम संख्या है, भाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या है, ये किसका पार्ट होता है, तो ये पार्ट होता है धन पूर्णांक का, प्राकृतिक संख्या का। इसमें माइनस का तो कोई सवाल ही नहीं बनता है।
जब धन संख्याओं का ये भाग है तो माइनस का कोई सवाल ही नहीं बनता है, और जब माइनस का सवाल नहीं बनता है तो -4 सम या विषम हो कैसे सकता है। मतलब जरूरी ये नहीं कि संख्या केवल 2 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए, जरूरी ये है कि वो धनात्मक संख्या होनी चाहिए। मतलब कि -4 आपका न तो सम है नहीं विषम है। जब ये धन पूर्णांक ही नहीं है, ऋण पूर्णांक है, जब ये धन पूर्णांक ही नहीं है तो ये चारों में से कोई नहीं है। तो आज से मेरे भाई, आज से बताना कि -4 जो है वो न तो सम है और नहीं विषम संख्या है। इसके साथ -8, -16, -2 जो भी संख्याएं हैं, बस 2 से कटा करके तुरंत जवाब मत दे देना कि ये सम संख्या है, नहीं है, न तो सम न तो विषम। इसके साथ ही -2 जोड़ दिया, -3 जोड़ दिया, पूछ दिया कि बताइए विषम संख्या है, बोलोगे कि विषम संख्या क्या। इसके साथ माइनस लगा है, जब माइनस लगा है, ऋण पूर्णांक है, मतलब कि विषम संख्या भी नहीं है। इसी तरह आपका भाज्य संख्या होता है। भाज्य संख्या का परिभाषा ही होता है कि वे सभी संख्याएं जो खुद से, स्वयं खुद या इसके अतिरिक्त कम से कम और 2 संख्याओं से घटना चाहिए। इसका गुणनफल जो होगा वो 3 होना चाहिए, अधिकतम से अधिकतम 3 होना चाहिए, तब जाकर के ये संख्याएं भाज्य संख्याएं होती हैं। और अभाज्य संख्याएं जो स्वयं से कटे और अधिक से अधिक इसका गुणांक कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। स्वयं से कटे और अधिक से अधिक इसका गुणांक कितना होना चाहिए, तो 2 होना चाहिए। जिस देखिए 2 है तो 2 कटेगा 2 से, और 2 से कटेगा और 1 से कटेगा ना। और भाज्य संख्या में ये होता है कि वे संख्याएं जो स्वयं से कटे और 1 से कटे और इसके अलावा किसी एक और अन्य संख्या से कटे। और अभाज्य संख्या का ये होता है कि जो 2 स्वयं से कटे और 1 से कटे और इसके अलावा और किसी भी संख्या से ना कटे। तो 2 देखिए, 2 है, 2 से कटेगा, 1 से कटेगा, इसके अलावा किसी भी संख्या से कटेगा क्या, नहीं कटेगा। भाज्य संख्या में जैसे मान लीजिए 4 है तो 4 से कटेगा, 2 से कटेगा, 1 से कटेगा, इसका गुणनफल 3 हो गया, मतलब भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या में 2 का गुणनफल 2 और 1 हो गया, मतलब ये अभाज्य संख्या। इसके अलावा कोई संख्या इसको कटाएगी नहीं। सवाल तो फंसता है 1 पे कि 1 क्या है, भाज्य है या अभाज्य है। तो अभाज्य संख्या में हम पहले ही बता चुके हैं कि अभाज्य संख्याओं का अधिकतम से अधिकतम, अरे कम से कम 2 गुणनखंड होने चाहिए। 2 गुणनखंड कैसे होने चाहिए, वो एक से कटे और एक स्वयं से कटे। तो ये बताइए, 1 जब भी कटेगा तो 1 से न कटेगा, 1 स्वयं में 1 है और इसके अलावा भी 1 है, मतलब 1 का अधिक से अधिक गुणनखंड केवल 1 ही बनना है। इसीलिए न तो 1 को अभाज्य में और न ही भाज्य में, दोनों श्रेणियों में इसको नहीं रखा गया है। 1 न तो भाज्य और नहीं अभाज्य है। खैर ये भाज्य अभाज्य सम विषम ये सब आगे की चीजें हैं। यहाँ पे हमको केवल समझना था वास्तविक संख्याएं, और वास्तविक संख्या हमको उम्मीद है कि आप लोगों को सही से समझ में आ गया है। तो सवाल शुरू करते हैं हम लोग और देखते हैं इस प्रश्नावली का जो पहला सवाल है। चलिए देखते हैं पहला सवाल। और पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। कौन सा विभाजन, यूक्लिड विभाजन का एल्गोरिथ्म प्रयोग कीजिए। देखिए पहला सवाल है, पहले का ए है 135 और 225। 135 और 225 का क्या करना है, तो HCF ज्ञात करना है। क्या करना है, HCF ज्ञात करना है। HCF का जो पूर्ण रूप होता है हाईएस्ट, H से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, महत्तम समापवर्धक होता है। ये यूक्लिड विभाजन कोई नया चीज नहीं है, ये वही चीज है जो आप लोग बहुत सालों से पढ़ते आ रहे हैं, जो कि मौसा लगाते आ रहे हैं भाग विधि से। और भाग विधि वाला मौसा ही आपका यूक्लिड विभाजन है। कैसे है समझिए, देखिए 135 और 225, इसके अलावा और भी संख्याएं इसमें दे सकता था एक साथ। जब कई भी संख्याएं हों या 2 हों, कम से कम 2 तो रहेंगी, तो सबसे जो छोटी संख्या होती है उसको हम लोग लेते हैं और जो बड़ी संख्या होती है उसे भाज्य बनाते हैं। भाज्य, भाजक, भागफल। एक नजर डाल लीजिए, देखिए जैसे मान लीजिए कि 2 से भाग देना है हमको 5 में, 2 से भाग देना है 5 में, तो जिस अंक से भाग दिया जाता है इसे बोला जाता है भाजक।
और जिस अंक में भाग दिया जाता है, संख्या में भाग दिया जाता है, वो आपका होता है भाज्य। और इसका जो परिणाम आता है, मतलब आंसर आता है, आप आंसर बोलोगे, जिसे 2 का 5 में भाग देंगे तो 2 बार ले जाएंगे, 2 गुना के 4 हो जाएगा, यहाँ से घटकर 1 बचेगा। तो जो इसका परिणाम हुआ, ये आपका होता है गुणनफल, ये आपका होता है गुणनफल। और नीचे जो संख्या बच जाती है, ये आपका होता है शेष। भाग है, भाग का रूप है, भाजक है, भाज्य है, गुणनफल है, और शेष है या शेषफल होता है। इसी से फॉर्मूला बना भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेष। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, यानी कि रखेंगे इस फार्मूले में तो 5 बराबर हो जाएगा। भाजक आपका कितना है, 2 है, और गुणे भागफल कितना है, तो भागफल 2 है, और प्लस शेष कितना है, तो 1 है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष आ गया। या इसी चीज को आप लिखोगे, भाज्य बराबर भागफल गुणे भाजक और प्लस शेष। भाज्य बराबर भागफल गुणे भाजक प्लस शेष। भाजक गुणे भागफल या भागफल गुणे भाजक, क्या अंतर पड़ने वाला है? तो देखिए, 2 से हम लोग भाग दिए थे 5 में, तो 2 आया था, यहाँ से 4, और यहाँ से घट करके 1 बचा था, ये शेष आपका बचा था शेष। इस फार्मूले पर रखे थे, तो मिला था 5 बराबर 2 गुणे 2 और प्लस 1, ऐसे नहीं मिला था। तो भाग से ही आपका मौसम बना है भाग विधि। इसमें एक ही चरण होते हैं और शेषफल आपका कुछ भी आ जाता है, 0, 1, 2, 3, 4 या कोई भी संख्या है आपके, जो है कि इसका शेषफल आ जाता है। लेकिन मौसम में हमेशा शेषफल 0 आता है। अगर नहीं आता है तो तब तक उस प्रक्रिया को हम लोग करते रहते हैं जब तक कि हमको शेषफल 0 न मिल जाए। और जो भाग का अंतिम जो भाजक बनता है, जो उसे पूरी तरह कटा करके शेषफल 0 करता है, वही महत्तम समापवर्तक होता है। भाग से थोड़ा सा अलग, भाग में एक ही चरण होते हैं, यहाँ पे जाके रुक जाता है। जैसे देखिए, 2 से भाग दिए 5 में, यहाँ पे शेषफल 1 बच गया। अगर यही मौसा होता है तो 2 से भाग देते 5 में, तो 2 बार में यहाँ पे 4 आता, फिर शेषफल 1 आता, फिर इसको यहाँ से अब इसको भाजक बनाते हैं, और यहीं से आपका शुरू होता क्या, दूसरा चरण शुरू होता है। लेकिन भाग में यहीं पे रोक करके इसको शेषफल बता दिया गया, और इसमें आपका शुरू होगा दूसरा चरण। और दूसरा चरण शुरू कैसे होगा, तो एक जो शेषफल भाग का शेष था, अब यही यहाँ पे भाजक बन गया, और यहाँ पे जो था उसको यहाँ पे लिखा जाएगा, और 2 बार में जाएगा 2, और कट के बचेगा 0। पहले ही बताए हैं कि मौसम में क्या होता है, जो अंतिम नियतम देखा जाता है जहाँ पे 0 है, और उस 0 को लाने वाला जो भाजक बनता है, वही आपका महत्तम समापवर्तक बनता है। मतलब इसका महत्तम जो समापवर्तक होगा, मौसा होगा, वो कितना होगा, 1 होगा। आई बात समझ में? तो चलिए देखते हैं सवाल पे। जो हमारा सवाल है उसमें समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। फिर नहीं आएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कतें होंगी तो हमसे बोलिए, नीचे कमेंट बॉक्स आप ही लोगों के लिए है, कमेंट कीजिए, अपनी परेशानियां बताइए, क्या दिक्कतें हैं, स्पीड तेज है या कुछ दूसरा प्रॉब्लम है, आप कहिए वहां पे। देखिए, पहला सवाल था 135 और 225 135 और 225, इसमें मौसा करना था, महत्तम समापवर्तक करना था। कौन सी विधि से, तो एल्गोरिथम विभाजन से, यूक्लिड पढ़ने का एल्गोरिथम पढ़ने। देखिए,
सबसे छोटी संख्या को हम लोग लेंगे और क्या बनाएंगे, भाजक। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 135। 135 से भाग करेंगे किसमें, 225 में। कितने बार में जाएगा, तो एक बार में। 2 बार में ले जाएंगे तो इससे ज्यादा हो जाएगा, तो एक बार में ले जाएंगे तो आएगा 135। घटाएंगे तो 5 में से 5 जाएगा 0, और यहाँ 2 में से 3 नहीं जाएगा तो इससे लेगा तो 12, 12 में से 3 जाएगा तो 9, और ये बचेगा 1 1, मतलब कट। कितना मिला, 90। अब देखिए भाग रहा था तो ये पे 90 इसका शेषफल बन जाता है, लेकिन ये भाग नहीं है, भाग विधि से महत्तम समापवर्तक है। तो यहाँ से ये जो जितना ये प्रक्रिया हम लोग दोहराए हैं, ये आपका होता है फर्स्ट चरण। महत्तम समापवर्तक का इसी को बोला जाता है फर्स्ट चरण। और दूसरा चरण कहाँ से शुरू होगा, जब इसको आप जो शेषफल है इसको आप भाजक बनाओगे। भाजक का मतलब आप इसी से भाग दोगे, तो 9 से आप भाग दोगे, 90 से भाग दोगे, और कितने में भाग दोगे, तो जो पहला इससे पहले जो भाजक होता है उससे। और इससे पहले भाजक क्या था, 135, मतलब 135 से ना भाग दिए थे, तो 135 को आप यहाँ पे आप क्या बनाओगे, भाज्य बनाओगे। तो 135 आ गया। अब देखिए यहाँ से आपका क्या हो गया शुरू, यहाँ से आ गया आपका शुरू दूसरा चरण। दूसरा चरण यहाँ से शुरू हो गया ना, 90 से भाग देना 135 में। देखिए तो 90 से भाग करेंगे, 90 से भाग करेंगे 135 में। समझिए, समझना जरूरी है आपका। तो एक बार में कितना आ जाएगा, 90। यहाँ से घटाएंगे तो कितना आएगा, 45। देखिए बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, शेषफल 0 नहीं मिल रहा है। अब देखिए, और यहाँ से आपका खत्म हुआ कौन सा चरण, दूसरा चरण समाप्त हुआ और शुरू हुआ तीसरा चरण। कब, जब 45 को मुड़ाएंगे और 90 को यहाँ पे लिखेंगे, मतलब वो 45 से भाग करेंगे किसमें, 90 में। अब देखिए 90 का आप पढ़ा पढ़िए, कितने बार में 90 आ जाए, तो 45 गुना के 90। अब जाकर के यहाँ पे क्या मिला, 0। और ये महत्तम समापवर्तक 135 से 225 में शुरू हुआ है। 225 में एक बार में गया 135, यहाँ से घट के 90 बचा। फिर 90 को हम लोग भाजक बनाए और 135 को लिए, तो 90 से एक बार में 90 आया, और 135 में से 90 घटाए तो 45 आया। फिर 45 को भाजक बनाए और 45 गुना के 90 आया, और लास्ट में मिला 0। और लास्ट में जो 0 आता है, तो ये 0 लाने वाला जो होता है, जो भाजक होता है, वही आपका आंसर होता है। और ये 0 लाया कौन है, तो ये 45 लाया है। मतलब इस पूरे सिस्टम का, ये पूरे भाग का जो पूरा चरण है, जो 3 चरण में गया है, इसका जो आंसर मिला, यानी कि महत्तम समापवर्तक मौसम मिला, वो क्या मिला, 45 मिला। क्या मिला, 45 मिला। देखिए प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण चला ना, तो देखिए इसी के चरण देखेंगे हम लोग। यहाँ पे प्रथम चरण में हम लोग क्या किए, तो प्रथम चरण में ये किए कि भाज्य बना। देखिए ये फार्मूला देखते चलिए, इसी को लिखेंगे, भाज्य बराबर भागफल गुणे भाजक और प्लस शेष। देखिए तो भाज्य प्रथम चरण में भाज्य क्या था, तो 225 था, और इसका भागफल क्या बना, ये चलिए, ये उल्टा लग रहा है आपको, उल्टा लग रहा है। देखिए सीधा ही लिख देते हैं, भाज्य बराबर भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। अब सीधा हुआ, तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। और देखिए इसका भाजक क्या था 135 था, और इसका भागफल कितना आया था, तो भागफल 1 आया था, तो गुणे 1। और प्लस शेष क्या था, तो इसका शेष कितना आया था, 90 आया था, तो प्लस 90। प्रथम चरण मिला। इसी तरह दूसरा चरण बनाएंगे, तो दूसरा चरण में ये बताइए भाज्य क्या था, तो दूसरा चरण में भाज्य को खोजेंगे, और दूसरा चरण में भाज्य क्या बना था, 135। तो 135 को लिखेंगे यहाँ पे, 135। और अब देखिए जब 135 भाज्य बना, तो इसका भाजक क्या बना, भागफल क्या बना, शेष क्या बना। देखिए तो इसका भाजक बना 90, और इसका भागफल आया 1, और प्लस इसका शेषफल जो आया वो कितना आया, तो 45। इसी प्रकार जब तीसरा चरण में चलेंगे हम लोग, तो तीसरा चरण में चलेंगे, तो तीसरा चरण में आपका जो है कि आकर के बन गया, तीसरा चरण की शुरुआत यहाँ से हुई है। तो तीसरा चरण में जो भाज्य है वही क्या है,
90 है, 90 है, 90 है। और इसका जो भाजक बना वो कितना है, तो 45। और इसका भागफल कितना आया, तो 2। और प्लस शेष कितना आया, तो 0। कितना आया, 0। अब बताइए प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण, इसके अलावा तो कुछ बढ़ा नहीं। क्यों नहीं बढ़ा, क्योंकि शेष पर 0 मिल गया। यदि शेष पर 0 नहीं मिला होता तो ऐसे ही चरण बढ़ते जाते और सवाल का जो है कि रूप बड़ा होता जाता, वो बड़ा होता जाता। लेकिन अगर 0 आ गया तो यहीं पे हम लोग स्टॉप कर देंगे। और जो 0 लाएगा, 0 लाने वाला जो अंतिम भाजक होगा वही इस सवाल का महत्तम समापवर्तक होता है। तो यहाँ पे देखिए 0 लाने वाला जो अंतिम भाजक है वो क्या है, 45 है, यानी कि महत्तम समापवर्तक 45। ठीक है। अब देखिए ये ही है यूक्लिड विभाजन। अब देखिए इस रूप को आप लोग हमेशा से लगाते आए हो, इस रूप को हम नहीं लगाते आए हो, लेकिन कहाँ से है, यही ना, ये लिखने का तरीका है, प्रथम द्वितीय तृतीय चरण में कर दिए। तो आप देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप ऐसे लगाइए या ऐसे लगाइए। ऐसे भी आप लगाओगे तो ऐसे आपको करना ही होगा। तो जैसे भी आपको मन करे इस सवाल को हल करने का वैसे कीजिए। और जो आगे वाले जितने भी सवालें हैं वो आगे की वीडियो में से हम लोग पढ़ते रहेंगे। ये चैनल आप लोगों के लिए बनाया गया है, पूरी तरह से आप लोगों के लिए बनाया गया है। कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक की गणित फिजिक्स की क्लासें इस पे चलेंगे। इसके अलावा जो कंपटीशन की सभी क्लासें हैं, जीके, मैथ, रीजनिंग, सीबीएसई का जो है, सभी इस चैनल पे धीरे धीरे आपको मिलेंगे। तो अधिक से अधिक इस चैनल को आप लोग फैलाइए, सब्सक्राइब कराइए, कमेंट कराइए और बताइए, हमें कमेंट के माध्यम से बताइए कि क्या ये चैनल आपके लिए लाभदायक है या नहीं। अगर नहीं है, किसी प्रकार की कोई समस्याएं हैं, समझने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको भी बताइए, उसको भी बताइए ताकि हम उसमें सुधार कर सकें और आपका अधिक से अधिक सहयोग कर सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।